हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टीसीएस एनक्यूटी 2026 बैच की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप 2026 बैच से हैं और टीसीएस में अपनी ड्रीम जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे वो निंजा रोल हो, डिजिटल हो या प्राइम, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हम सब कुछ कवर करेंगे, एग्जाम पैटर्न से लेकर कौन से सेक्शन कितना अटेम्प्ट करना है और रोल स्पेसिफिक प्रिपरेशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड टीसीएस एनक्यूटी क्या है। तो यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी का मतलब है टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। यहाँ पे बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंडक्ट करती है। इसका मेन मोटिव है कैंडिडेट्स की स्किल्स को टेस्ट करना वेरियस जॉब रोल्स के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स योर गेटवे टू टीसीएस। ये एग्जाम मोस्टली दो सेक्शन में डिवाइड होता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट में बताया हुआ है। हमारा जो सेक्शन ए होता है वो होता है फाउंडेशन सेक्शन। ये सेक्शन निंजा एस्पिरेंट्स के लिए मैंडेटरी है। इसमें आपकी कॉग्निटिव स्किल्स टेस्ट की जाती है। यहाँ पे तीन मेन एरियाज है। सबसे पहला है वर्बल एबिलिटी, फिर उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सिर्फ निंजा रोल को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये फाउंडेशन सेक्शन क्लियर करना होगा। अच्छा स्कोर करने पर आप यहाँ पे निंजा रोल के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वाला फाउंडेशन सेक्शन सही से कर लिया, मतलब उसका जो कट ऑफ होगा वो क्लियर कर लिया, तो आप यहाँ पे निंजा रोल के लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे निंजा रोल के लिए इंटरव्यू कॉल मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा पार्ट भी होता है एडवांस सेक्शन। अभी एडवांस सेक्शन में क्या है कि अब ये सेक्शन डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए मैंडेटरी है। इसमें एडवांस टॉपिक पूछे जाते हैं जैसे कि एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे होती है एडवांस कोडिंग, जिसमें यहाँ पे मोस्टली डीएसए पूछा जाता है। मतलब जो डीएसए के जो टॉपिक्स होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आप डिजिटल रोल चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन सेक्शन के साथ साथ पार्ट बी एडवांस सेक्शन भी क्लियर करना होगा और उसमें एटलीस्ट एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप डिजिटल का पैकेज चाहते हो तो डिजिटल के लिए आपको यहाँ पे एडवांस सेक्शन में क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपका ये यहाँ पे एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग है, वो तो क्लियर होना ही चाहिए। मतलब उसका जो कट ऑफ होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट तो क्लियर करना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस कोडिंग में कई बार दो या कई बार तीन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, तो आपका यहाँ पे एटलीस्ट वन कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए। मेरा यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व होने का मतलब ये है कि यहाँ पे टेस्ट केसेस होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आपको यहाँ पे टेस्ट केसेस दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको टेस्ट केसेस मतलब कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसके सारे टेस्ट केसेस सॉल्व होने चाहिए। और अगर आप किसी भी दो प्रॉब्लम में ट्राई करते हो तो यहाँ पे अगर मान लो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम वन में 7 टेस्ट केसेस है और प्रॉब्लम टू में भी 7 टेस्ट केसेस है, तो मान लो यहाँ पे आपने 7 में से कितने 3 टेस्ट केसेस पास किए और यहाँ पे प्रॉब्लम टू में 7 में से कितने 4 टेस्ट केसेस पास किए, तो यहाँ पे आपका मतलब होने के चांसेस है कि मतलब आपके यहाँ पे एडवांस कोडिंग में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक में आपने 3 टेस्ट केसेस को पास किया और दूसरे में आपने 4, तो मान सकते हैं कि यहाँ पे आपके टोटल 7 टेस्ट केसेस पास हुए, तो आपका यहाँ पे कंसीडर किया जाए अगर आपका ये वाला एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग वाला सेक्शन अच्छा हो तो। और यहाँ पे अगर आप प्राइम को टारगेट कर रहे हो तो आपके यहाँ पे मतलब जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछे गए हो दो या तीन, तो उन सभी क्वेश्चन के सभी टेस्ट केसेस आपके पास होने चाहिए, तभी आप एज अ प्राइम कैंडिडेट कंसीडर होगे। और उसके अलावा ये सारे जो फाउंडेशन सेक्शन है और ये जो एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग है वो तो कंप्लीट होने ही चाहिए, तभी आप एज अ प्राइम कैंडिडेट एलिजिबल होगे। ये एग्जाम टीसीएस आयन ऑथराइज्ड एग्जाम सेंटर पर कंडक्ट होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपका एनक्यूटी स्कोर 2 साल तक वैलिड रहेगा और आप 19 डेज के बाद एग्जाम को री अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना हो तो फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर और पूरे फ्लो की। तो पूरा एग्जाम आपको यहाँ पे 119 मिनट का होता है। मतलब यहाँ पे एग्जाम तो होता है टोटली 180 मिनट्स का, लेकिन 10 मिनट्स आपको वहाँ पे वो सिस्टम लॉगिंग के और वो सबके यहाँ पे उन लोग आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं, तो टोटल आपका एग्जाम होगा 119 मिनट्स का। और गुड न्यूज ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर ही कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जब आप यहाँ पे एनक्यूटी में लॉग इन करोगे तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको एक साइड में एक आइकन दिखेगा कैलकुलेटर का। वो बहुत ही बेसिक टास्क वाला कैलकुलेटर होगा, मतलब वो कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा। आप वहां पे बेसिक टास्क कर सकते हो जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड वो सब।
और आपको यहाँ पे रफ पेपर आयन सेंटर से ही मिल जाएगा, मतलब जो कोई भी आयन सेंटर पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे ही वो लोग रफ पेपर प्रोवाइड करते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए, मतलब फाउंडेशन सेक्शन की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाउंडेशन सेक्शन में क्या-क्या है, कि फाउंडेशन सेक्शन में हमने ये तो आगे डिस्कस कर लिया कि वर्बल एबिलिटी होती है, फिर उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्बल एबिलिटी में ना 25 क्वेश्चंस होते हैं और आपको यहाँ पे मिनट भी 25 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 25 मिनट ही आपको वर्बल एबिलिटी को सॉल्व करने में मिलेंगे। आप ऐसा हो तो 180 मिनट भी यहाँ पे वर्बल एबिलिटी में लगा सकते हो। लेकिन बाकी सारे सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे वर्बल एबिलिटी में फुल टाइम देना होगा। ये सब डिजिटल और प्राइम वालों के लिए है। अगर आप निंजा ही टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टाइम का मतलब इतना इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास टोटल 180 मिनट्स है यही सारी चीजें करने के लिए, मतलब वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसको भी आपको यहाँ पे टारगेट करना है कि आप उसको 25 मिनट्स में सॉल्व कर दो। फिर उसके बाद होगा 20 क्वेश्चंस ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के होते हैं वो। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे उसको 25 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स ना इन दोनों में तो मतलब सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जो वर्बल एबिलिटी में बहुत टाइम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्बल एबिलिटी में ना बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स दिए होंगे आपको इंग्लिश के, कि जिसको आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स का और कैंडिडेट्स का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कम प्रैक्टिस भी उन लोगों ने यहीं पे की होती है। और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं होता, कोई भी रैंडम पैराग्राफ दे देते हैं आपको इंग्लिश का और उसके ऊपर से आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपका टाइम को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये सेक्शन है ना, ये जो पूरा फाउंडेशन सेक्शन, उसको आप 75 मिनट में कंप्लीट कर दो। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनको 75 टू 19 मिनट्स लगते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 90 मिनट्स तक ओके है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना चाहिए अगर आप डिजिटल या प्राइम को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि आपको एडवांस एप्टीट्यूड भी सॉल्व करना है और एडवांस कोडिंग भी करना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पे यही कि 75 टू 90 मिनट्स में आप ये फाउंडेशन सेक्शन को खत्म कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इन सभी के मिला के, मतलब वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन तीनों के मिला के टोटल आपको यहाँ पे 65 क्वेश्चंस हो गए। तो इसको आपको यहाँ पे टारगेट करना है कि 75 टू 90 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे निंजा रोल क्लियर करना है जिसका पैकेज अराउंड 3.2 टू 3.6 एलपीए तक होता है, तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन सेक्शन को क्लियर करना होगा। और यहाँ पे फाउंडेशन सेक्शन में भी ये सारी जो मैंने बात की, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उन सारी ना क्वेश्चन के टाइप्स फिक्स होते हैं। मतलब यहाँ पे एक प्रायोरिटी दी जाती है कि कौन से टाइप के, मतलब मान लो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को कितनी प्रायोरिटी वाइज पूछा जाता है हर बार। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि अगर आपको फाउंडेशन सेक्शन क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको कौन सी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे बात हो गई है फाउंडेशन सेक्शन की। और यहाँ पे ये सेक्शन डिजिटल और प्राइम वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है कि जो डिजिटल और प्राइम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनका फाउंडेशन सेक्शन ही क्लियर नहीं होता। मतलब वो लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब डीएसए क्वेश्चन से, ग्राफ, डीपी, ट्री, उन सारे डीएसए टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, लेकिन उनका बेसिक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ही वीक है, जिनकी वजह से उनका फाउंडेशन सेक्शन ही क्लियर नहीं हो पाता। तो भले ही उन्होंने डीएसए में कितना भी अच्छा क्यों ना परफॉर्म किया हो या एडवांस एप्टीट्यूड में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो, लेकिन वो लोग अगर फाउंडेशन सेक्शन का भी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उनको कोई भी पैकेज नहीं मिलेगा, ना निंजा, ना डिजिटल, ना प्राइम। तो ये फाउंडेशन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीरियसली लीजिए। अभी बात करते हैं आगे एडवांस सेक्शन की, कि जो स्पेशली डिजिटल और प्राइम वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवांस सेक्शन में जैसे मैंने आगे बताया था वैसे ही सबसे पहला पार्ट होता है एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, फिर उसके बाद होता है ये एडवांस कोडिंग। तो यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि ये एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी में टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं और उसको आपको 25 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आगे बताया था कि अगर आप फाउंडेशन सेक्शन में 90 मिनट्स लेते हो तो आपके पास बचेगी और 90 मिनट्स ये एडवांस वाला सेक्शन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे अगर आप 25 मिनट्स में ये वाला पार्ट सॉल्व कर दोगे, मतलब एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो यहाँ पे आपको बचेगी 65 मिनट्स। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही अच्छी है कि अगर आप ये वाला एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको कोडिंग क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मिलेगा। और यहाँ पे मैं डिजिटल वाले कैंडिडेट्स को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कई बार ना 2 क्वेश्चंस भी होते हैं और 3 भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिजिटल को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि
कम से कम 50% आपको सॉल्व करना होगा। मतलब आपको यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व होना चाहिए या दोनों क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 50% टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। तभी आप डिजिटल रोल के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपका ये 50% जो आपने टेस्ट केसेस पास किए हैं और अगर आपका एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी सही होगा तो। और यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप सॉल्व कर पाओगे 15 क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आप 25 के बदले 30 मिनट्स भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ भी मिस मत करना ऐसे। और यहाँ पे आपके पास तो ऑप्शन है कि अगर आपने एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको डिजिटल मिल सकता है, और अगर दोनों या तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप यहाँ पे प्राइम के लिए एलिजिबल होगे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गई स्ट्रेटजी की बात कि आपको किस स्ट्रेटजी में इसको सॉल्व करना है। अभी हम आगे देखते हैं कि कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब हमें पता है कि टीसीएस हर बार ये जो टॉपिक्स होते हैं एबिलिटी के, एप्टीट्यूड के या रीजनिंग के, वो सबको रिपीट ही करता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बार बार रिपीट ही होते हैं। तो सभी सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें किस टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए फाउंडेशन सेक्शन में और एडवांस सेक्शन में, वो हम अभी आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि उसका सिलेबस चाहिए, कि प्रीवियस ईयर में जो कोई भी टॉपिक पूछे गए हो वो टॉपिक अगर आपको मिल जाए तो आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी और आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। और ये लिस्ट इस तरह से दी हुई है कि इंपॉर्टेंस वाइज कि कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप प्रिपेयर करो तो उस टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे पाओ। ओके, तो आप यहाँ पे ये लिस्ट पूरी की पूरी आपके सामने देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो फाउंडेशन सेक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीसीएस एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इसी वजह से उनकी प्रायोरिटी है 5। तो आप जब प्रिपेयर करो तो इन 4 टॉपिक पे सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जियोमेट्री, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी जो टॉपिक्स है वो सेकंड प्रायोरिटी पे है, मतलब उसकी प्रायोरिटी है 4। यहाँ पे अगर आप कोई और प्लेसमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे पता होगा कि प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये वाला स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे टीसीएस इन 4 टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता है, तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन भी इनकी सबसे पहले करनी होगी। हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस तो सेम ही होता है, लेकिन वो एग्जाम कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है वो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहाँ पे टीसीएस की जगह मान लो विप्रो का एग्जाम दे रहे होते तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स जो फोर्थ प्रायोरिटी पे है वो ऐसा भी हो सकता है कि विप्रो के लिए फिफ्थ प्रायोरिटी पे हो। तो यहाँ पे हर एक एग्जाम की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी रखा हुआ है, एलसीएम, एचसीएफ है, फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन और वो सब है। यहाँ पे जितने भी वन प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है उनको आप मतलब एक बार देख के भी जा सकते हो। और यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे वन प्रायोरिटी वाले टॉपिक को भी स्किप मत करना, आपको यहाँ पे उसका भी आइडिया होना जरूरी है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी रीजनिंग एबिलिटी की, वो भी एक फाउंडेशन सेक्शन का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी में भी आप देख सकते हो कि ये जो लॉजिकल डिडक्शन है, डिडक्टिव रीजनिंग है, प्रीपोजिशनल रीजनिंग है, तो वो सारे फिफ्थ प्रायोरिटी पे है, मतलब आपको यहाँ पे उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये सारे भी देख सकते हो, ब्लड रिलेशन है, डेटा अरेंजमेंट है, विजुअल एंड स्पेशल रीजनिंग भी है, अटेंशन टू डिटेल भी है। तो यहाँ पे ऐसे भी कई सारे टॉपिक्स है कि जिनको आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन हाँ टीसीएस के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे उसको भी स्किप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसकी भी प्रायोरिटी 5 है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं रखा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक है। उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टॉपिक का नाम है फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इतना इजी है कि आप आराम से यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपने अगर एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे इसके मार्क्स बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रीपोजिशनल रीजनिंग में भी ऐसा ही है कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट रिलेटेड आपको उसका एजम्पशन निकालना है या कंक्लूजन निकालना है या कोर्स ऑफ एक्शन करना है। तो ये भी 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक, ये जो है दोनों, मतलब फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस एंड प्रीपोजिशनल रीजनिंग, ये दोनों फिफ्थ प्रायोरिटी पे है, मतलब आपको उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हर बार टीसीएस के एग्जाम में होते ही है और कई सारे लोग उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। यहाँ पे वर्बल एबिलिटी में भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है टॉपिक्स को। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दिया है
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही 8 से 10 क्वेश्चन होंगे और कई सारे लोग इसमें ना बहुत सारा वक्त लगा देते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी सी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें आर्टिकल, टेंसेस और वो सब भी होते हैं, तो उसको भी आप एक बार देख के जाना। देखिए, हमें पता है कि टीसीएस में कोई भी क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन बार-बार ये सारे टॉपिक्स तो रिपीट होते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको ये सारे पीवाईक्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जो 2026 बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको भी वहाँ पे जुड़ना हो, तो आप जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज देता हूँ और कई सारे ऐसे फ्री मटेरियल्स देता हूँ। कोई भी पेड कोर्स सजेस्ट नहीं करता, तो आपको भी वहाँ जुड़ना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बात करते हैं प्रिपरेशन प्लान के बारे में कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और वो सब। तो अगर आप ऑन कैंपस वाले हो, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है क्योंकि आपको कुछ दिनों में या 1 आध महीने में ही आपके ऑन कैंपस में टीसीएस आती हुई दिखेगी। फिर उसके बाद अगर आप ऑफ कैंपस वाले हो, तो आपके लिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि आपकी एग्ज़ाम होगी मार्च या तो फिर अप्रैल में। ओके? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा टाइम है। यहाँ पे तो मैं ये भी कहूँगा कि आप एक-एक टॉपिक को इन द डेप्थ पढ़ो, क्योंकि ये सारे टॉपिक ना बाद में इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। और भी कई सारे जॉब को क्रैक करने में या और भी कई सारी एमएनसीज़ होती है, जैसे कि कॉग्निजेंट होती है, कैपजेमिनी है, विप्रो है, इन्फोसिस, तो वहाँ पे भी काम आएगी। तो आप भी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दो। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, भले ही आप ऑन कैंपस वाले हो या ऑफ कैंपस वाले हो, तो सबसे पहले आपको करना है एक लिस्ट बना दो। सबसे पहले अगर आप मानते हो कि मुझे न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने भी टॉपिक्स है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस वाला चार्ट आपको आगे दिखाया था, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या एक लिस्ट बना दो। तो उसमें से आप मानते हो कि मुझे सबसे पहले 5th एंड 4 इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक को सबसे पहले करना है, तो वो एक लिस्ट बना दो। फिर यहाँ से डिसाइड करो कि आप पर डे कितने टॉपिक कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जो पर डे 2 टॉपिक कर सकता है, तो वहाँ पे उसको क्या होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, तो वो पूरी की पूरी वो 10 या 15 दिन में खत्म कर देगा। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी कि मान लो आज आप कोई भी 2 टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मैं आज टाइम और वर्क और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक कर रहा हूँ। तो उसके 2 दिन बाद वही टॉपिक फिर से रिवीजन भी करना होगा। और रिवीजन कैसे करें? पूरा का पूरा कोई भी वीडियो मत देखो। उस टॉपिक के ना जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एप्टीट्यूड के, वो बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इंडिया विक्स है और भी बहुत सारी साइट्स है फेमस। तो आप वहाँ पे जाके उसको प्रैक्टिस कर लो, तो आपको क्या उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नोट्स के तौर पे आप ना यहाँ पे कोई भी एक पेपर पे ये टॉपिक के जो जितने भी फॉर्मूलास और वो सब है, तो वो लिख के आप आपके सामने या दीवार पे कहीं पे चिपका सकते हो। तो रोज आप जैसे-जैसे देखते जाओगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस उस टॉपिक में बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे मैं ऑफ कैंपस वालों के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि आपके लिए तो इतना भी टाइम है कि आप सबसे पहले एप्टीट्यूड करो, फिर उसके बाद डीएसए करो, तो भी आपके लिए बहुत टाइम है। तो आप किसी भी पैकेज को मतलब डिजिटल और या प्राइम, किसी भी पैकेज को आप इज़िली टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरी वीडियो थी कि आपको कैसे एनक्यूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ कि जो लोग ये टीसीएस एनक्यूटी क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप यहाँ पे इस बार कौन-सा पैकेज टारगेट कर रहे हो, निंजा, डिजिटल या प्राइम। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप इस चैनल पे जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।